हेलो स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आज हम लोग न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग पढ़ेंगे कि क्या होती है और कैसे होती है। यहीं से हमारा केमिकल शिफ्ट भी स्टार्ट हो जाता है। केमिकल शिफ्ट हालांकि अभी समझ में नहीं आएगा, पर ये चीज अगर समझ में आ गई तो केमिकल शिफ्ट यहां से अपने आप समझ में आता है, मतलब केमिकल शिफ्ट का पार्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, पर केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी यहाँ पर, वो बाद के वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर ये चीज समझ में आ गई तो केमिकल शिफ्ट हमारा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम एक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट भी देख लेंगे। एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट, ठीक है, हालांकि ये एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, कल के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। एल्कीन और बेंजीन का एग्जांपल जब तब लूंगी तब। ठीक है, आज हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग क्या है यहां से। ठीक है, बाकी दो टॉपिक इसके अंदर कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर शील्डिंग डी शील्डिंग क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाती हूँ कि मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बार बार बताती हूँ वही चीज कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में एक जिस भी कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रम लेना है या जिसकी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, वहां वो इसको लेते हैं। इसमें फिर क्या करते हैं, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। अगर मान लीजिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यूवी रेज डालेंगे या यूवी किरणें डालेंगे। अगर मान लीजिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो कौन सी रेज डालेंगे, आईआर रेज डालेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली यूवी और आईआर के अंदर क्या करते हैं हम, यूवी एंड आईआर के अंदर क्या करते हैं हम कि ये सैंपल लिया, सैंपल में क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉल करवाया। ठीक है, और यहां पे हमारा क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है जो भी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली हम उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते रहते हैं, चेंज कर, मतलब यहाँ पे यूवी एंड आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, चाहे वो यूवी हो चाहे आईआर हो। जब भी हमें किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है तो हम कभी किसी फ्रीक्वेंसी के लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम लोग, जिस सैंपल का हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर पता करना है, उस पर क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे। वो कौन सी होगी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लेक्चर फर्स्ट बता रखा है मैंने, रेडियो वेव डालेंगे। कौन सी डालेंगे, रेडियो वेव। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी तरंगे डालते हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव डालेंगे, है ना। अब क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि यहां पर तो क्या यूवी और आईआर में तो क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, है ना। यहां पे क्या होगा, ये जो रेडियो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। और जो हम आपको पता है, मैं पिछले वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ, बार बार यही कॉन्सेप्ट बताती आती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, बार बार बोलते आ रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे B0 जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी तीव्रता को या इसकी शक्ति को हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यूवी आईआर और एनएमआर के अंदर, ये एनएमआर है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स रख रहे हैं, इसको फिक्स करके और इसको चेंज कर रहे हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको चेंज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने 60 ले लिया सपोज, ठीक है, 70 ले लिया, ऐसे चेंज करते जा रहे हैं, फिर 80 ले लिया, ठीक है, फिर 90 ले लिया। मान लीजिए सपोज करो 90 पर, ठीक है, 90 पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हम डाल ही रहे, एक फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी निश्चित है। ठीक है, मान लीजिए 90 पर, यहां पर आपको पता है एनएमआर के अंदर क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये इसको ऑब्जॉर्व करता है और कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। मान लीजिए 90 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, 90, इस पर अवशोषण हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और ये जो है प्रोटॉन जो लोअर स्टेट है, निम्न ऊर्जा स्तर है, वहां से अपर स्टेट में चला गया। ठीक है, अब जिस तीव्रता पर अवशोषण हुआ है, 90 पर अवशोषण हुआ है, ठीक है, मान लो जो अब्जॉर्प्शन हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो पहले से डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स है लेकिन पहले अब्जॉर्व नहीं हो रही थी, 60 पे अब्जॉर्व नहीं कर रहा था प्रोटॉन,
है ना, 70 चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पे अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था इसको प्रोटॉन, 80 पर नहीं, पर 90 पर क्या हुआ कि इस प्रोटॉन ने इस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया और अब्सॉर्ब करके जो ऊर्जा उसने गेन की उससे क्या हो गया, वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो 90 है जिस पर अब्सॉर्प्शन हुआ है वहीं उसी वक्त हमें एक सिग्नल मिल जाएगा, इस तरह से सिग्नल मिल जाएगा और इसको बोलते हैं एनएमआर सिग्नल या एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर सिग्नल या एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो एनएमआर सिग्नल कब मिलता है, कब मिलता है एनएमआर में? एनएमआर सिग्नल कब मिलता है? जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को चेंज करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र पर, जिस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर या मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो अब्जॉर्प्शन हुई है, जिस अब्जॉर्प्शन हुई है और जो प्रोटॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो जैसे ही जाएगा वो अब्जॉर्ब करके एनर्जी को, जैसे ही ऊपर चला गया वैसे ही उसी वक्त हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा। एनएमआर सिग्नल बोलेंगे जिसको, वो इस तरह का सिग्नल होगा। देखो इस तरह का सिग्नल होगा जिसमें जो ये है इधर वाला जो एरिया है, अब देखो ऊपर क्या रख रहे हैं हम, अवशोषण मतलब अब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी का, तो यहां लिख दिया अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन या अवशोषण। ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति ले रहे थे, तीव्रता ले रहे थे, या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B0। भाई ये नीचे से दे रहे थे ना हम लोग, ठीक है, ऊपर क्या रख रहे थे, फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन रख रहे थे, यहाँ पे अवशोषण करवा रहे थे उसका, और हमें ये क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया, एनएमआर सिग्नल। अब याद रखो एनएमआर सिग्नल जो हमें मिला है इसके इधर वाले एरिया को अप फील्ड बोलते हैं, अप फील्ड, और पीछे वाले एरिया को बोलते हैं डाउन फील्ड। यहीं से हमारा केमिकल शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहां केमिकल शिफ्ट में अप फील्ड डाउन फील्ड जो वर्ड है वो यूज आएंगे, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, जो सिग्नल मिला है हमारा, ये एनएमआर सिग्नल जो मिला है, जो ये इसको बोलते हैं सिग्नल, ये इसको बोलते हैं, जो पीक है इसको बोलते हैं सिग्नल। ये पीक मिली है ना, इसको बोलेंगे सिग्नल, एनएमआर सिग्नल। और जो इधर वाला एरिया, आगे वाला एरिया, उसको अप फील्ड बोलते हैं, और पीछे वाले एरिया को बोलते हैं डाउन फील्ड। क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। इतना याद रखना है कि पीछे वाले, यहाँ पे मैंने सैंपल लिया था और नीचे क्या लिया था, B0 लिया था, तो मैंने 50, 60, 70, 80 बताया था ना अभी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, कौन सी वाली, रेडियो वाली। ठीक है, रेडियो तरंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा था तुमको कि 80 पर क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे ही मैंने चुंबकीय क्षेत्र को 80 पर किया, क्या हो गया, अवशोषण या अब्जॉर्प्शन हुआ। तो 80 पे क्यों हुआ, 70 पे भी हो सकता था। किस पर डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन जो इसमें प्रेजेंट होगा, जो H हाइड्रोजन जो इसमें प्रेजेंट होंगे, उन प्रोटॉन के केमिकल एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। केमिकल एनवायरमेंट, पहले भी हम लोग एनएमआर सिग्नल जब निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, जब केमिकल एनवायरमेंट की बात की थी, वहां से देखना केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था तुमको कि हम लोग क्या करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी आवृत्ति को, या सॉरी आवृत्ति नहीं, तीव्रता को बढ़ाते चले जाते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, सपोज 90 पे क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, या 80 पे अब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये जो अब्जॉर्प्शन होगा कि 50 पे हो रहा है, कि 60 पे हो रहा है, कि 70 पे हो रहा है, वो अब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, जो इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, सैंपल के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक कि जो चुंबकीय क्षेत्र की किस तीव्रता पर ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है, 50 पे, 60 पे, वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन जो सैंपल में प्रेजेंट है उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर, कि उसके आसपास क्या प्रेजेंट है, आसपास क्लोरीन है, कि मिथाइल ग्रुप है, कि आसपास इथाइल है, या एल्डिहाइड है, कौन सा ग्रुप, बेंजीन है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन के आसपास, उस पर डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, मान लीजिए सपोज करो मैं एक सिंपल प्रोटॉन ले लूं, CH। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं नीचे से क्या लगा रही हूं, इस पर B0 लगा रही हूं, वही चुंबकीय क्षेत्र लगा रही हूं, B0 लगा रही हूं। ठीक है, CH, इसकी बात कर रही हूं, इस वाले प्रोटॉन की। ठीक है, यहां मैं क्या लगा रही हूं, B0 लगा रही हूं। ये क्या है, नाभिक है, प्रोटॉन का नाभिक है ये। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होंगे, जब भी किसी हम बात करेंगे प्रोटॉन की, उसके अंदर उसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखिए आपको मैंने पहले भी समझा रखा है कि ये जो है प्रोटॉन क्या करेगा,
एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो घूम रहा है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसके चारों ओर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो और वो घूम भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक करंट या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहे हैं, प्रोटॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है ये, किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, अब हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से भी जा सकता है। यहां बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मैं अभी तक आपको बता देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की है यहाँ पे कि बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, बताओ भाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमने पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस प्रोटॉन को, बेचारे इस प्रोटॉन को जो अंदर घिरा पड़ा है, उस प्रोटॉन को इस चुंबकीय क्षेत्र की या इस मैग्नेटिक फील्ड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नाभिक है, जो बेचारा अंदर छोटा सा नाभिक है, इसको क्या कर रहे हैं, इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बाहर से हमने जो अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बाहर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं कि मत आओ अंदर, प्रोटॉन के पास मत जाओ, बाहर जाओ, ठीक है। अब देखो उस कोशिश में क्या करेंगे, ये यहां से देखो ये धक्का देंगे इसको, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आए, ठीक है। अब अपोज कर रहे हैं, इस कहने का मतलब ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे हैं ये, ठीक है। अपोज करें तो कैसे अपोज करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ धक्का देंगे इसको, ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो होगी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आओ, ये आ गए ऊपर से नीचे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे ये आ गए, ठीक है। आप जानते हो ना भाई, अगर मान लो मैं ये जा रही हूं तो एरो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर मान लो ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है तो एरो कैसे बनेगा, यूं ही तो बनता है ऊपर जाने का, ये लो। मान लो मुझे नीचे आना है, नीचे आना है, ये नीचे आने का एरो हो गया, ठीक है। अब ये इधर जा रही है तो मैंने एरो इधर बना दिया, समझ में, एरो तो समझ में आ गया ना। या अगर एरो समझ में आया तो ऐसे करके देख लिया करो, मुझे नीचे जाना है, ठीक है, फिर लाइन को बढ़ा दो, मुझे ऊपर जाना है तो ऊपर का तीर बना दिया, फिर लाइन को बढ़ा दो, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आता आता अब ऑब्वियसली बात है कि सर्कल में घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसको गोलाई में, अब ये यूं तो नहीं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये नीचे आता रहे, नीचे आता रहे। अब चूंकि इसको सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको घूमना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। ऊपर घूम गया, ऊपर घूमा तो ये लो, फिर ये लो, वापस से क्या होगा, जब यहां आएगा तो वापस से इसको अपोज करने लग जाएगा, ये लो, इधर धक्का देने लग गया, इसको हटाने की कोशिश कर रहा है इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब इधर वाली इसको देखते हैं रिंग को, ये लो, अब वापस ही यहां गया, ये लो, ठीक है। अब इस तरह से इसमें दूसरी वाली बाहर वाली में बनाने की कोशिश करते हैं, ये लो, ये जा रहा है इधर साइड, धक्का देते हुए जा रहा है इसको, पर इसको घूमना पड़ेगा ऊपर की साइड, फिर ये ऊपर साइड घूम गया, फिर ऐसे चला गया, वापस से ये आ गया ये, ठीक है। फिर इधर साइड, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो कहां से कहां जा रही है ये मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, ये कहां जा रही है, बीच में से, यहां से जब निकलेगी तो धक्का देते हुए निकलेगी इसको, लेकिन बेचारे को वापस हो जाना ही पड़ेगा ना, तो फिर ऊपर हो जाएगी, ठीक है। फिर ऊपर होके फिर वापस नीचे धक्का देगी, इसको अपोज करने की कोशिश कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने की कोशिश कर रही है, अपोज करने की कोशिश कर रही है। और क्यों अपोज कर रही है, ये इस प्रोटॉन को बचाने के लिए, इस प्रोटॉन को बचाने के लिए अपोज करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ गई यहां तक। अब देखो ये जो हमने लगा रखा है B0,
जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है उसको बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट चल रहा है अपना यहाँ पे, है ना। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसको, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये इलेक्ट्रॉन है जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया बात, ठीक है। क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों इंड्यूस हुआ है, किस वजह से, इसकी वजह से, अप्लाइड की वजह से। अप्लाइड का मतलब लगा रखा है हमने, ये तो ऊपर से लगा रखा, मशीनों के द्वारा लगता है ये तो लैब के अंदर, तो ये तो अप्लाई कर रखा है इसलिए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। अब ये क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है इसके वजह से इंड्यूस्ड हुआ है क्योंकि इसको बचाना है नाभिक को, न्यूक्लियस को, तो इसलिए बोलेंगे इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखिए अब क्या होगा, ये मैं यहाँ पे एक मैं ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, यहाँ पे ये एरिया बना दिया मैंने ट्राइंगल वाला, ये एरिया बना दिया जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धक्का दे रही है, इसको नीचे की तरफ आ रही है, वापस तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो कोई मतलब ही नहीं, सेम ये भी इसी डायरेक्शन में हो गई और ये भी इसी डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। लेकिन वापस यहाँ पे देखो, वापस से वो धक्का देना शुरू हो गई, यहाँ से वापस से धक्का देना शुरू हो गई, तो मैंने यहाँ भी एक क्या बना दिया, एरिया बना दिया। इस एरिया में और इस एरिया में अगर मान लो कोई प्रोटॉन बैठा हुआ है छुप करके, इस एरिया में और इस एरिया में अगर कोई प्रोटॉन छुपकर बैठा हुआ है तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, रक्षित हो जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी इस मैग्नेटिक करंट की वजह से, ठीक है। अगर इस और इस एरिया में अगर कोई प्रोटॉन बैठा हुआ है तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इस एरिया में कोई प्रोटॉन है तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इस एरिया में जो प्रोटॉन बैठे हुए हैं उसको बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन, यानी कि आवरण बना हुआ है इनके चारों तरफ, आवरण बना हुआ है, शील्ड, रक्षा हो रही है इनकी, तो इनको बोलेंगे शील्डेड प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, शील्डेड प्रोटॉन। समझ में आ गई मेरी बात। और जो इस एरिया में है जहां पे रक्षा नहीं हो रही उनकी, उनको बोलेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, डी शील्डेड, यहीं से शील्डिंग और डी शील्डिंग निकल के आया, डी शील्डेड प्रोटॉन। समझ में आ गई, तो इसको बोलते हैं शील्डेड, इसको बोलते हैं शील्डिंग और इसको बोलते हैं डी शील्डिंग। जब रक्षा हो रही है तो उसको बोलेंगे शील्डेड, और जब रक्षा नहीं हो रही तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन और यहाँ वाले जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड प्रोटॉन कहलाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब कोई प्रोटॉन अगर शील्डेड होगा, अब कोई प्रोटॉन अगर मान लीजिए शील्डेड है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से नीचे से ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रही हूँ, है ना, मेरे पास ये सैंपल है और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रही हूँ। प्रोटॉन शील्डेड हो गया, कैसा हो गया, शील्डेड हो गया। तो जहां पहले अवशोषण 60 पे हो रहा था, मान लीजिए 60 पर पहले अब्जॉर्प्शन हो गए, नीचे से कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्रोटॉन शील्डेड हो गया तो अब मुझे चुंबकीय शक्ति को अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसने शील्ड कर दिया प्रोटॉन को शील्ड करके ऊपर नहीं जाने दिया, प्रोटॉन को शील्ड करके ऊपर नहीं जाने दिया, तो मुझे शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, शक्ति को अप करना पड़ेगा, 60 to 80 करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले 60 पे हो रहा हो, 60 पे हो रहा हो, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति को बढ़ा के 80 लाना पड़ेगा, ठीक है। शक्ति को क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, और उसी को बोलते हैं अप फील्ड। शक्ति को क्या करना पड़ेगा, मुझे अप करना पड़ेगा। ये एनएमआर सिग्नल था मेरा, है ना, और इधर वाला आगे वाला जो एरिया है वो क्या कहला रहा था, अप फील्ड कहला रहा था, और पीछे वाला जो एरिया है वो क्या कहला रहा था, डाउन फील्ड कहला रहा था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा शक्ति को। क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो प्रोटॉन शील्ड हो गया तो मुझे शक्ति अप करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो सिग्नल है मेरा वो कहाँ आएगा, अप फील्ड में आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए कैसे आएगा। मान लीजिए पहले सिग्नल आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, अब प्रोटॉन शील्डेड हो गया मेरा, ठीक है, कैसा हो गया, प्रोटॉन शील्डेड हो गया, है ना, शील्डेड प्रोटॉन हो गया। ये लो शील्डेड, ये पहले ये नॉर्मल प्रोटॉन है मेरा, ये नॉर्मल प्रोटॉन है, ठीक है, ना शील्डेड है और ना डी शील्डेड है, ना तो शील्डेड है ना डी शील्डेड है, ठीक है, नॉर्मल प्रोटॉन है। अब मान लीजिए प्रोटॉन शील्ड हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
अब शील्ड हो गया तो जाने नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन ऊपर, उसने उसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अप करना पड़ेगा, यानी कि जो सिग्नल आएगा मेरा कहाँ आएगा, इधर आएगा। इधर वाला एरिया क्या कहलाता है, अप फील्ड कहलाता है। तो इस वाले एरिया में अब क्या आएगा, सिग्नल आएगा अप फील्ड में, ठीक है। ये शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल है, किसका है, शील्डेड का, जो कहाँ आया है, अप फील्ड के अंदर आया है। अगर मान लीजिए मेरा प्रोटॉन डी शील्डेड है, क्या है, डी शील्डेड, बिल्कुल भी कवर नहीं है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो क्या करना पड़ेगा, मेरा जो 40 पे जो 40 शक्ति है, मतलब शक्ति कम हो जाएगी अपने आप ही, शक्ति को कम शक्ति में ही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम में ही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल ये जो प्रोटॉन है वो ऊपर पहुंच जाएगा और सिग्नल कम पर ही आ जाएगा, यानी कि डाउन फील्ड में। अगर प्रोटॉन डी शील्डेड है, अगर प्रोटॉन डी शील्डेड है तो सिग्नल मिलेगा डाउन फील्ड के अंदर, डाउन फील्ड के अंदर। और वैसे अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक बताती हूं मैं, डी से डी शील्डेड और डी से डाउन फील्ड, डी है ना, डी शील्डेड डाउन फील्ड के अंदर और शील्डेड अप फील्ड के अंदर, अगर आपको याद करना है तो, ठीक है। वैसे आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का, डी बस डी याद रख लो, डी मतलब डी शील्डेड, तो डी शील्डेड का कहां मिलेगा सिग्नल, डाउन फील्ड के अंदर। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन डी शील्डेड है तो मुझे कम शक्ति में ही मेरा सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। पहले मान लो 60 लेनी पड़ रही थी तो 40 में ही सिग्नल मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन, और डाउन फील्ड में क्या मिल गया, मुझे सिग्नल मिल गया। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई प्रोटॉन है, अब आप मुझे बताओ कि कब ज्यादा कवर होगा प्रोटॉन। मेरे पास दो न्यूक्लियस है, इधर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है ये वाला प्रोटॉन, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ कौन सा वाला न्यूक्लियस ज्यादा शील्डेड होगा, शील्डेड कौन सा होगा, ठीक है भाई। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसको कवर कर लेंगे पूरा, इसको घेर लेंगे, बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर लेंगे, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे और इसको शील्डेड कर लेंगे। जबकि यहां पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो बेचारा कितना करंट उत्पन्न करेगा, ये थोड़ी बहुत कर पाएगा, तो मतलब उतना कवर नहीं कर पाएगा। और ये कैसा हो जाएगा प्रोटॉन, ये हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसा हो जाएगा, डी शील्डेड, यानी प्रोटॉन हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कवर नहीं हो पाया, तो इसका डी शील्डेड का सिग्नल डाउन फील्ड में मिलेगा और शील्डेड का सिग्नल मिलेगा अप फील्ड के अंदर। कहने का मतलब ये हो गया कि जो शील्डिंग है प्रोटॉन की, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करती है, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो प्रोटॉन शील्डेड हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा, डी शील्डेड। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शील्डिंग है ना, वो किस पर डिपेंड करी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि केमिकल एनवायरनमेंट पर। यही तो था, मैंने जब आपको लेक्चर में बताया था केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, यही तो है, केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उस प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, यही तो केमिकल एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन की शील्डिंग किस पर डिपेंड करेगी, केमिकल एनवायरनमेंट पर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो, कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और क्या होगा हमारा, शील्डेड हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लेस होते ही वो क्या हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, फिर वहां हम सिग्नल देखेंगे कैसा सिग्नल आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है RCH2R, और एक और एग्जाम्पल है RCH2Cl, ठीक है। मेरे पास दो एग्जाम्पल है, इनके हमको सिग्नल लेने हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है,
कि इस पर जो R जोड़ा हुआ है, ये दो R तो सेम है, कोई मतलब ही नहीं इनको तो देखने से, ठीक है। इनको देखते हैं, ये दो डिफरेंट है ना। इस प्रोटॉन के पास जो R जुड़ा हुआ है, आपको पता है एल्काइल ग्रुप होता है, और एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, पता होगा ना आपको। और जो क्लोरीन है, जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाले होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इनकी, तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेते हैं आपकी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन देगा बेचारा, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे खींचेगा, ठीक है। और ये माइनस ऑफ आई इफेक्ट। अब देखो, अब मुझे सिग्नल लेना है, अब मुझे सिग्नल लेना है ये, ठीक है। तो देखो, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शील्डेड हो जाएंगे। जबकि ये वाले प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, डी शील्डेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसके पास, खींच लिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो डी शील्डेड हो जाएंगे। और डी शील्डेड का मतलब डाउन फील्ड, डी शील्डेड का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन फील्ड, ठीक है। यानी कि इधर क्या होता है मेरा, इधर डाउन फील्ड होता है, मैंने बताया था ना, ये इधर अप फील्ड होता है, इधर डाउन फील्ड होता है। यानी कि इसका सिग्नल मुझे मिलेगा यहां पर, ठीक है। ये किसका सिग्नल है, RCH2Cl का, और इसका सिग्नल मुझे अप फील्ड में मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो शील्डेड हो जाएगा ये, तो इसका सिग्नल मुझे मिलेगा यहां अप फील्ड पे, RCH2R का, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए R डैश कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा डाउन फील्ड हो गया, और ये हो गया अप फील्ड। समझ में आ गई। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस की, प्रोटॉन की, हाइड्रोजन की शील्डिंग और डी शील्डिंग, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब कोई भी एग्जांपल आपको ले सकता है, बस आपको ये पता लगाना है, वहां पे कोई भी एग्जांपल अगर आपके पास आया तो ये पता लगाना है कि वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है कि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है। दे रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब अप फील्ड, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब डी शील्डिंग हो गई, तो सिग्नल कहां मिलेगा, डाउन फील्ड के अंदर मिलेगा। बस आपको यही पता लगाना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी बोला था, स्टार्टिंग में जब बोला था मैंने, तो क्या बोला था कि जो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सैंपल होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, और यहाँ क्या देते हैं 40, 50, 60, 70, ठीक है। यहाँ पे क्या देते हैं, B0 लगाते हैं, ठीक है। बताया था ना मैंने, B0 लगाते हैं, और मैंने बताया था कि ये क्या होगा, जैसे मान लो 60 पे इसने अब्जॉर्व कर लिया और ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया प्रोटॉन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो ऊपर जा रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट पर, प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट पर। कैसे, अगर प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट इस तरह का है कि वो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, ठीक है, दे रहा है का मतलब शील्ड हो रहा है, वो शील्ड हो रहा है का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको शील्ड कर, अगर शील्ड हो गया इलेक्ट्रॉन तो मुझे अब इसको ऊपर ले जाने के लिए शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अप फील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके प्रोटॉन के आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, उससे खींच रहा है का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब डी शील्डेड हो रहा है, ठीक है। डी शील्डेड हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, इजीली क्या होगा, अब्सॉर्ब करके इसको रेडिएशन को और ऊपर चला जाएगा, यानी कि कम में काम चल जाएगा मेरा। समझ में आ गई। तो अब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रही है, ये अब्सॉर्प्शन केमिकल एनवायरनमेंट पर, प्रोटॉन के सराउंडिंग केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, प्रोटॉन के चारों तरफ का जो रासायनिक वातावरण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि लेने वाला। समझ में आ गई। आज हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सारे, ठीक है, वो मैंने एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट बताया था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का था वो एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो आज हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट देखा है, शील्डिंग और डी शील्डिंग देखा है। कल हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड का शील्डिंग और डी शील्डिंग देखेंगे, वो मेन है एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट है, वहां से क्वेश्चन भी आता है, और यहां से क्वेश्चन इस तरह से आता है, न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग क्या है, पूरा आपसे शॉर्ट नोट भी लिखवा देता है। समझ में आ गई। अप फील्ड डाउन फील्ड पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने सिग्मा बॉन्ड का एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट देखा।
न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग देखा, इसी तरह हम कल डबल बॉन्ड का न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग देखेंगे कि डबल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ता है शील्डिंग और डीशील्डिंग पर। और एनाइसोट्रॉपी एग्जांपल लेंगे बेंजीन, एल्डिहाइड एंड एल्काइन का। बेंजीन, एल्डिहाइड और एल्काइन का एग्जांपल लेके आप लोगों को एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट बताएंगे। एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट क्या है, इस तरह से आ जाता है एग्जाम में। बेंजल्डिहाइड का, सॉरी बेंजीन का एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट बताइए, इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो कल हम ये देखेंगे। यहां से हमारा केमिकल शिफ्ट भी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, केमिकल अब आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि केमिकल शिफ्ट क्या है। पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।